आज हम पढ़ेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि बाहर की करेंसी की डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर $1 मान लो 60-70 रुपये का है, या यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, अगर $1 70 रुपये का है तो अभी डिमांड किसकी हो रही है? डिमांड इसकी बात कर रही है। यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी नहीं लिखा, अगर डोमेस्टिक करेंसी हो तो इसकी बात हो। अब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है या कम होती है? अब आप खुद सोचो कि कोई बंदा बाहर की करेंसी डॉलर की डिमांड क्यों करेगा। मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरे को डॉलर की डिमांड क्यों है? मेरे को डॉलर की डिमांड इसलिए है, पहला पॉइंट, मेरे को बाहर से कोई सामान खरीदना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक डॉलर एग्जांपल भी देता हूँ हर बार, ताकि एक फिक्स पैटर्न रहे। आपको पाउंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको यूरोस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको दिनार्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में जाते हो। अगर मेरे को बाहर की कंट्री में जाना है और वहाँ से कोई सामान अपने लिए इम्पोर्ट करना है तो उसे बोला जाएगा, तब मेरे को डॉलर की डिमांड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मेरे को, मैं मान लो अमेरिका गया, यूएस से गया, यूएस से जाके मैं रुपीज़ में सामान तो नहीं खरीद सकता ना, तो मेरे को पहले फॉरेन एक्सचेंज के पास जाके रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो डॉलर से मेरे को अपना वहाँ से सामान खरीद के अपनी कंट्री में लाना है। तो बाहर से सामान खरीद के अपनी कंट्री में लाने को बोला जाता है इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मेरे को बाहर से सामान खरीदना है तो ऑब्वियसली मेरे को डॉलर चाहिए, डॉलर में ख़रीद पाऊँगा, तो मेरे को डॉलर की डिमांड ऐसे आती है। डॉलर क्यों चाहिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉलर क्यों चाहिए लोगों को। दूसरा है टूरिज़्म, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी भी कंट्री में घूमने जाऊँगा तो मेरे को उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मेरे को डिमांड बढ़ गई। सिंपल सा रीज़न है। थर्ड रीज़न कह रहा है जी, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र सेंट अब्रॉड, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स लाइक सेंडिंग गिफ्ट टू द अदर कंट्रीज़। मेरा कोई बहन भाई, कोई मेरे पेरेंट्स, कोई मेरे रिलेटिव्स रहते हैं बाहर। देखो, यूनिलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनी मतलब वन और लेटरल मतलब साइडेड। तो अपनी बुक्स में आप लिख लेना, यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड ट्रांसफ़र, मतलब मैं सिर्फ भेज रहा हूँ, वो बदले में मेरे को कुछ नहीं भेज रहे। अब ऐसी क्या चीज़ होती है जो खाली आप भेजते हो, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए? तो वो होते हैं आपके गिफ्ट्स। ठीक है ना? गिफ्ट्स हो सकती हैं या वो डोनेशंस भी हो सकती हैं। अगर आप बाहर की कंट्री में कोई डोनेशन या गिफ्ट भेजते हो, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब ऑब्वियस बात है यार, अगर आप बाहर की कंट्री में कोई गिफ्ट भेजोगे, वहाँ पे आपको मनी ऑर्डर भेजना है, तो आप रुपीज़ में थोड़ी भेजोगे। रुपीज़ किस काम के? तो आप उस रुपीज़ को पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे, डॉलर से वहाँ से कोई गिफ्ट खरीदोगे, वहाँ पे उसको परचेज़ करके दोगे। ठीक है? और अगर यहाँ से भी आप खरीद के बेच रहे हो तो भी तो आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप बाहर भेज रहे हो। मनी ऑर्डर में मनी जो जाएगा वो उसमें जाएगा। अब ये ट्रांसफ़र का मतलब होता है मनी, गिफ्ट ट्रांसफ़र मतलब पैसा भेजना बाहर। अगर आपको बाहर पैसा भेजना है किसी को गिफ्ट के तौर पे, अब आप बोलोगे सर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, वो पैसा थोड़ी होता है। ट्रांसफ़र वर्ड जब आ गया ना, ट्रांसफ़र वर्ड मतलब पैसा ट्रांसफ़र होता है। अब आप बाहर के देश में अगर कोई चीज़, एक मोबाइल गिफ्ट करते हो, तो मोबाइल है, वो ना रुपीज़ में है ना डॉलर में है, वो तो मोबाइल चला गया, छुट्टी। लेकिन ट्रांसफ़र वर्ड का मतलब है आप पैसा भेज रहे हो एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी, किसी भी हेल्प भी हो सकता है इसमें। तो डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया और हेल्प हो गया। तो ये सारा कुछ जो है ना, फाइनेंशियल टर्म्स में या बैंकिंग टर्म्स में, ये सारी चीज़ें गिफ्ट्स मानी जाती हैं। अगर आप आगे कॉलेज में जाओगे, जब टैक्सिंग शुरू करोगे, टैक्स सिस्टम पढ़ना शुरू करोगे, तो ये सारा कुछ गिफ्ट के अंदर गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्रीज़। अब मैं मान लो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अंबानी, बिरला, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को यूएस में एक ब्रांच खोलनी है। मान लो मैकडॉनल्ड्स को ले लो, अगर मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आएगा, इंडिया में एक ऑफिस खोलेगा, एक ब्रांच खोलेगा, एक अपनी आउटलेट खोलेगा, तो उसको डॉलर चाहिए कि रुपीज़? उसको रुपीज़ चाहिए, क्योंकि इंडिया में आया। ऐसे अगर यहाँ की कोई कंपनी बाहर जाके अपनी ब्रांच खोलती है, अपना ऑफिस खोलती है, मशीनरी खरीदती है, फैक्ट्री खरीदती है, तो उसको डॉलर चाहिए होंगे। तो किसी ने अगर एसेट्स परचेज, एसेट्स इन
अदर कंट्रीज़, अपनी कंट्री में नहीं। अगर बाहर की किसी कंट्री में जाके आपको एसेट्स परचेज़ करने हैं, वहाँ पे एक ऑफिस खोलना है, फैक्ट्री खोलनी, मशीनरी लगानी है, तो आपको डॉलर ही चाहिए, वहाँ पे रुपीस काम नहीं आएंगे। स्पेक्यूलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और बहुत ध्यान से समझने वाला है। स्पेक्यूलेशन होता है डॉलर में से पैसा कमाना। डॉलर में से पैसा कमाना कैसे होगा? व्हेन पीपल वांट टू मीट गेन्स फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब देखो, एप्रिसिएशन वर्ड आ रहा है, एक एप्रिसिएशन हुई थी रुपीज़ की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि $1 70 रुपये का था। अब जो $1 हो गया है वो आपका 65 रुपीज़ का हो गया। तो इससे पता लगा कि रुपए की वैल्यू घटी नहीं है, रुपए की वैल्यू बढ़ी है। इसको बोला जाता है एप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे देखो, रुपए की वैल्यू बढ़ी है। पहले 70 रुपये खर्च के $1 मिलता था, अब 65 मिल जाएगा, रुपए की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे रुपए की एप्रिसिएशन नहीं बोली गई, हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम रुपीज़ की बात कर ही नहीं रहे, हम डॉलर की बात कर रहे हैं। अगर रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, सेम टाइम पे डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। तो डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट कब होगी? डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट होगी जब ये 75 का हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो उल्टा बताया था। बिल्कुल सही बताया था मैं रुपए की वैल्यू बता। अब इस केस में रुपए की वैल्यू क्या होगी? रुपए की वैल्यू जो है डेप्रीशिएट हो गई है। डेप्रीशिएट क्या हुई है? रुपए की वैल्यू। लेकिन डॉलर की वैल्यू क्या हुई है? डॉलर की वैल्यू एप्रीशिएट हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, $1 लेने के लिए पहले मेरे को 70 खर्चने पड़ते, अब मेरे को 75 रुपये खर्चने पड़ेंगे। रुपये गिर गया, लेकिन डॉलर तो महंगा हो गया ना। $1 मत सोचो, एक मोबाइल है, एक मोबाइल 70 रुपये का था पहले, अब वही मोबाइल 75 रुपये का हो गया। तो उस मोबाइल की कीमत क्या होगी? बढ़ गई ना। तो बस इस चीज़ की कीमत बढ़ गई है। पहले ये 70 रुपये की मिलती थी मेरे को, अब ये 75 रुपये की मिलेगी। लेकिन रुपए की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि पहले 70 रुपये खर्च के एक मोबाइल मिलता था, अब 75 रुपये खर्चने पड़ेंगे, रुपए की वैल्यू गिर गई। तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये कंसेप्ट हमारा वही पुराना है कि ये 70 से 75 होगा तो वैल्यू में गिरावट है, लेकिन किसकी? रुपए की। हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी की बात नहीं कर रहे कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है। अब मान लो $1 70 रुपये का था, और मेरा बिज़नेस क्या है? मैं डॉलर्स ख़रीद लेता हूँ। मैंने $1 70 रुपये का था, मैंने क्या करे, नहीं, वैल्यू गिरेगी ना। हाँ ठीक है, इसको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोला जाएगा। एक मिनट ज़रा मैं रीड कर लूँ। तो अगर मेरे को पता लग रहा है, अगर मेरे को लग रहा है, मान लो आज 70 रुपये का है, और मेरे को खबर आ गई है कि नेक्स्ट वीक ये जो डॉलर है ये 75 रुपये का हो जाएगा। अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है मेरे को कि बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? 70 रुपये खरीदूँगा? नहीं, बिल्कुल खरीदूँगा। मान लो $1 मैंने $1000 खरीद लिए, ठीक है। $1000 खरीदने के लिए मेरा पैसा कितना लगा? मेरा पैसा लग गया 70,000 रुपये। 70,000 रुपये देके मैंने $1000 खरीद लिए। एक हफ्ते बाद $1 की कीमत 75 रुपये वाकई में हो गई। तो अब मैं वही, मेरे पास तो ये पड़ा ना, मैंने 70,000 रुपये खर्च दिए और मेरे पास डॉलर्स आ गए 1000। अब यही $1000 मैं वापस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा, इसके बदले मेरे को मिलेंगे 75,000 रुपये, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई। तो इससे बोला जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। इसकी वैल्यू में गिरावट है और इसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन है, महंगा हो गया ये। तो जब एक गिरता है तो एक उठता ज़रूर है, ठीक है। तो $1000 मैंने 70,000 देके खरीद लिए, एक हफ्ते बाद ही मेरे को 75,000 मिल गए। बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना पड़ा, 70,000 खर्चे, 5,000 का फ़ायदा हो गया बैठे बैठे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी हो सकता है। देखो ये होता है डॉलर से पैसे कमाना, बहुत लोग कमाते हैं शेयर मार्केट कह रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मान लो आज ये वैल्यू, तो अगर इससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हो गई कि डॉलर सस्ता होने वाला है, तो आज इस डॉलर की 70 रुपये डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। अच्छा, अगर मान लो ये $1 70 का था, अब ये डॉलर हो गया 63 रुपीज़ का। वैसे इतनी जल्दी होता नहीं है, एक महीने बाद ये 63 का हो गया। मेरे को लगा यार 63 का हो गया, अभी और गिरने वाला है, मैं और वेट कर लूँगा। फिर ये पहुँच गया 60 का। अब मेरे को खबर मिल रही है कि यार 60 की गिरेगा नहीं, अब वापस से बढ़ेगा।
अब जब मेरे को पता लग गया कि वापस से बढ़ना ही है, मैं इस 60 रुपीज़ पर डॉलर ख़रीदना शुरू कर दूँगा, बहुत सारे डॉलर ख़रीद लूँगा। और अगर मैंने 1000 डॉलर ख़रीद लिए, मेरा खर्चा कितना हुआ? 60,000 रुपीज़ 1000 के लिए। तो ये मेरे पैसे जा चुके हैं और मेरे पास डॉलर आ चुका है 1000 डॉलर। अब मान लो ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा 70, 80, जब जहाँ तक पहुँच जाएगा। मान लो ये 70 तक पहुँच गया तो इसके बदले मेरे को मिलेंगे 70,000 रुपये। तो बैठे बैठे मेरा फ़ायदा हो गया। तो जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ रही होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या घट गई तो आप सस्ते रेट पे ख़रीद लोगे, जब बढ़ेगी तो बेच दोगे। तो दोनों केसेस में ही डिमांड बढ़ती है। अगर डॉलर को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि महंगा होना है तो आप ख़रीदोगे, या डॉलर अभी घट गया, मान लो 60 हो गया तो आप ख़रीदना शुरू कर दोगे, बहुत सस्ता हो गया भैया ख़रीद लो, फिर जब बढ़ेगा तो बेच देंगे। तो इसे बोला है स्पेकुलेशन, कि डॉलर की करेंसी में जो उछाल आता है उसकी वजह से हम पैसे कमाने लग पड़ते हैं, उसे बोला जाएगा स्पेकुलेशन। तो ये आपके 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से डिमांड आती है, डिमांड है। फिर आपकी बुक में लिए रीजंस फॉर राइज इन डिमांड, तो वही सेम रीजंस चलेंगे आपके कि किस किस वजह से डिमांड जो है वो राइज़ होती है। इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। आपकी बुक में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, हम उन 3 पॉइंट्स को इन्हीं पॉइंट्स में कवर अप कर लेंगे और डिमांड कर्व से समझेंगे। और जिन बच्चों के स्कूल में ये टॉपिक कटवा दिया है, मैं उनको बोल रहा हूँ स्कूल में बेशक कटवा दिया, बोर्ड में आएगा, क्योंकि CBSE का जो रिवाइज सिलेबस है उसमें लिखा हुआ ही है। उसमें सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड और वो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट जो है वो टॉपिक कटा है। तो ये टॉपिक आ रहा है, ये डिमांड भी आ रहा है, सप्लाई भी आ रहा है और मार्केट्स भी आ रहा है। तो ध्यान से समझेंगे। आपको पता है अगर $1 इतने का है, अच्छा डिमांड कब बढ़ेगी? खुद सोचो। अभी तो डिमांड इन वजह से होती है, तो रीजंस हैं कि डिमांड, अब किस वजह से डिमांड बढ़ती है? डिमांड एक ही शर्त पे बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, जब फॉरेन एक्सचेंज सस्ता होगा। मान लो आज $1 70 रुपये का है और अब जो है $1 का जो प्राइस है वो 66 हो गया, ठीक है। अब ये डॉलर सस्ता हो गया। अगर आप देखो तो ये क्या हुआ, रुपए की वैल्यू अच्छी हो गई, एप्रिसिएशन हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज़, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, मतलब डेप्रिसिएशन। यही हुआ ना। $1 70 रुपये का, आप बोलोगे भैया 1 किलो का आम कितने के हैं? 70 रुपये किलो जी। थोड़े दिन बाद 1 किलो आम कितने के हैं? 66 सस्ता हो गया। तो आम सस्ता हुआ, रुपये सस्ता नहीं हुआ। तो आम की वैल्यू गिर गई, मतलब डॉलर की वैल्यू गिर गई, लेकिन रुपए की वैल्यू अच्छी होगी। और हम बार बार बता रहे हैं, अभी फ़िलहाल इस टॉपिक में इसकी बात हम करने नहीं आए हैं, लेकिन मेरे को बताना पड़ता है। बच्चे कई बार कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, सर आप तो पिछली वीडियो में बोल रहे थे जब ये गिरता है तो वैल्यू बढ़ गई, वो इसकी बढ़ी है ना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। वो मैंने सही बोला था, अभी फ़िलहाल इसको बताना पड़ता है इसलिए। अब जब रुपए की वैल्यू गिर गई तो उस देखो हमने डिमांड पिछली एक्सरसाइज में डिमांड का पिछली क्लास में 11th में डिमांड कब पढ़ा था। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। यही था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये था ना, कौन सा रिलेशनशिप शो करता था। तो जैसे पिछली क्लास में माइक्रो के अंदर पढ़ा था वही सेम टू सेम चलेगा। इनवर्स रिलेशनशिप किसमें? प्राइस और डिमांड में था। तो यहाँ पे प्राइस नहीं है, यहाँ पे प्राइस नहीं है, यहाँ पे आपका रेट है। अगर यहाँ पे रेट मान लो गिरा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। और रेट आपका बढ़ गया है तो डिमांड घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? पहले इसको देख लेते हैं। अगर रेट गिर गया, $70 का था 66 का हो गया। अब आप बाहर की कंट्री में जा रहे हो, बाहर की कंट्री में कोई चीज़ $10 की थी और आप वो ख़रीद रहे हो। इम्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाहर की कंट्रीज़ में वो चीज़ $10 की थी, तो आपका रुपीज़ में कितना खर्चा हो गया? 700 रुपये, ठीक है। अब आपको पता लग गया है डॉलर की वैल्यू घट गई है, मतलब अब वही चीज़ मेरे को मिलेगी 60 रुपीज़ में, ठीक है। 70 रुपये की थी, $10 की थी 700 में। अब मेरे को ये नहीं देने पड़ेंगे, मेरे को ये देने पड़ेंगे, तो मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो जब भी डॉलर की वैल्यू गिरती है, सस्ता होता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, या कोई भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिरती है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो ऐसे बोलना होता है। ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल।
अगर इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में लिखोगे क्या लिखोगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी फॉरेन करेंसी फॉल्स या डिक्रीजेज या डेप्रिशिएट्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ नहीं, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसको आप फॉरेन करेंसी का एग्जाम बोलोगे और इसको आप डोमेस्टिक करेंसी बोलोगे, तो जाके आपका आंसर ठीक होगा और बुक में लिखा भी हुआ है। तो अगर जो बच्चे एग्जाम में लिख देंगे व्हेन डॉलर फॉल विद रुपी, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात नहीं कर रहे। डॉलर इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी फॉरेन करेंसी फॉल्स, डिप्रिशिएट्स और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? $10 की चीज़ पहले 700 रुपये खर्चा होता था, अब 660 खर्चा होगा। मेरे पास तो रुपीज़ थे ना, अब मेरे को $1 खरीदने के लिए पहले 70 देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए मेरे को 66 देने पड़ते हैं। मेरे को फ़ायदा हो रहा है, मेरे को हो रहा है कि यार बाहर जाके शॉपिंग करके आओ, अपने इंडिया में आ जाके बेचेंगे। तो जब भी सस्ता होता है तो डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट्स इंक्रीज़ करते हैं, टूरिज़्म इंक्रीज़ करते हैं। अब बाहर के देश में जाना सस्ता हो गया, बाहर जाके सामान खरीदना सस्ता हो गया, तो मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ की चीज़ें बैठे बैठे सस्ती होगी। डॉलर की वैल्यू गिरने से बैठे बैठे वहाँ की चीज़ें सस्ती होगी। आपने देखा होगा जब भी रुपये गिरता है, मान लो अगर 1 रुपये की वैल्यू देखते हैं, अगर 1 रुपये की वैल्यू या ऐसा समझ लो 70 थी और अगर डॉलर हो गया 75 रुपीज़ का, तो बाहर के लोग इंडिया में ज़्यादा आएंगे। क्यों? पहले वो $1 को देते थे, 70 रुपये लेके शॉपिंग करते थे। अब वो $1 के बदले 75 रुपये दे के शॉपिंग करेंगे, उनको 75 रुपये मिल गए, उनको ज़्यादा पैसे मिल गए, तो वो इंडिया में आएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ की करेंसी का रेट क्या हो गया, गिर गया। इसे गिरना कहते हैं। हम अगर इस करेंसी की बात करें, यहाँ की करेंसी का रेट गिरा है, तो यहाँ के लोग, बाहर के लोग हमारी कंट्री में आके शॉपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मामले में यहाँ की करेंसी का रेट गिरा है। जिस भी कंट्री की करेंसी का रेट गिरता है, अगर रुपये का गिरेगा तो लोग इंडिया में शॉपिंग करने आएंगे, बाहर की करेंसी का गिरेगा, जिस भी कंट्री का गिरेगा वो लोग वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे, टूरिज़्म करेंगे, घूमने जाएंगे, तो लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। एक ये और एक स्पेकुलेशन तो था ही। 3 रीजंस दिए हुए हैं, और ये भी आप सारे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं लिख सकते, आप ये भी लिख सकते हो कि उस कंट्री में गिफ्ट भेजना ईजी हो गया। पहले 66 रुपीज़ का 70 रुपये का $1 का गिफ्ट भेजते थे, अब 66 रुपीज़ का $1 का गिफ्ट भेजते हो। तो एसेट्स, बाहर की कंट्री में एसेट लेना सस्ता हो गया। तो जैसे, तो रीज़न, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जब भी रेट गिरता है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है, और रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी। क्यों? अगर रेट बढ़ गया, मान लो 76 हो गया, तो पहले 70 रुपये देते थे, $1 मिलता था, अब 76 रुपीज़ दोगे तो $1 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अब महंगा हो गया डॉलर, अब मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बाहर से चीज़ें कम मंगाऊंगा, महंगा हो गया ना। तो ये बातें हैं। तो जब रेट बढ़ेगा, अब इसको डिमांड कर्व पे डिनोट करना है। ये एक डिमांड कर्व हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, लिख लो, और यहाँ पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। अब मान लो रेट इतना है R1, तो डिमांड कितनी होगी? यहाँ पे टक्कर मारो डिमांड कर्व से, तो ये हो गई D1, ठीक है। जब रेट R1 है तो D1। अब मैंने क्या बोला, रेट घट गया, जब रेट गिर गया, रेट को गिराओ, R1 से R2, गिराना मतलब नीचे आएगा, R2 लेके आ जाओ। जब रेट गिर गया, यहाँ तक लेके जाओ टक्कर, जैसा 11th में माइक्रो में किया था, सेम कंसेप्ट, टक्कर पे आ जाओ, तो डिमांड आपकी D2 होगी। रेट आपका इतना गिरा है और डिमांड आपकी बढ़ गई है, इंक्रीज़। ये कह रहा हूँ ना मैं, रेट गिर गया, डिमांड इंक्रीज़। सिमिलरली अगर रेट बढ़ जाता है, R3 पे आ जाओ। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, खाली गिरने का ही है कि रेट बढ़ता है, सॉरी डिमांड बढ़ती कैसे है। लेकिन अगर रेट बढ़ता है, मान लो रेट बढ़ गया इतना, तो डिमांड कितनी हो गई? D3। तो ये आपका कंसेप्ट है। आप जहाँ पे फिगर बनी हुई है वहाँ पे लिख सकते हो, जब रेट बढ़ेगा डिमांड घटेगी, जब रेट घटेगा डिमांड बढ़ेगी। और ये फिगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें इंक्रीज़ वाला नहीं है, रेट इंक्रीज़ और डिमांड डिक्रीज़ वाला नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया फिर भी। तो जब रेट घटा, आप टक्कर मार के देखो डिमांड कर्व पे, बढ़ गई डिमांड, D1 से D2 हो गई। रेट बढ़ा दिया मैंने, जब रेट बढ़ा तो मैंने डिमांड कर्व पे जा गया, मैं वहाँ से डिमांड निकाली, इस रेट पे ये डिमांड है, इस रेट पे ये डिमांड थी, घट गई।
अब इस रेट पे ये डिमांड है D1, रेट कम हो गया तो डिमांड इतनी आ रही है। तो डिमांड कब बताता है? इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ रेट एंड डिमांड। अब फटाफट से पढ़ते हैं सप्लाई, फिर पढ़ेंगे मार्केट। पहले हमने डिमांड पढ़ा था, अब हम सप्लाई पढ़ रहे हैं। किस फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती कहाँ से है? लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज आता कहाँ से है? पिछले टॉपिक में पढ़ा था डिमांड कहाँ से होती है, मतलब कि लोग मांगते कहाँ से हैं, मांगते क्यों है। तो उसमें पढ़ा था कि इंपोर्ट्स करना है तो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि एक्सपोर्ट्स करने हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आएगी, सप्लाई है। कि हमारे इंडिया में बाहर के लोग आए और यहाँ से सामान लेके चले गए। जब बाहर से बंदा आएगा तो वो डॉलर्स लेके आएगा और उस डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपीज़ में। ठीक है जी। बाहर से बंदा आया एक्सपोर्ट करने, यहाँ से सामान लेके बाहर चला जाएगा। अमेरिका से बंदा आया, डॉलर लेके आया, उसको रुपये में कन्वर्ट किया, रुपये को खर्चा और सामान ले गया। तो इंडिया में क्या आया? डॉलर सप्लाई होगी। तो जब बाहर के बंदे इंडिया में आते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं इंपोर्ट करते हैं, हमें डॉलर चाहिए होता है, वो हमारी डिमांड होती है। बाहर के बंदे इंडिया आएंगे, यहाँ पे डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, वो सप्लाई करेंगे, डॉलर लेके आएंगे। तो हम वो सप्लाई पढ़ रहे हैं कि डॉलर की सप्लाई कैसे कैसे होती है। और एक्सपोर्ट हो गया, बाहर के बंदे एक्सपोर्ट करने भी आ सकते हैं। टूरिज़्म, देखो वही सेम स्टेप्स हैं। पहले था टूरिज़्म बाहर कंट्री में, अब टूरिज़्म इन डोमेस्टिक कंट्री। यहाँ सामान खरीदने आ गए, गुड्स एंड सर्विसेज। और टूरिज़्म इन हमारे कंट्री में, टूरिज़्म घूमने फिरने आए तो डॉलर लेके आएंगे, सप्लाई हो जाएगी डॉलर की, अपने आप बढ़ जाएगी सप्लाई। ठीक है। बुक में कई पॉइंट नहीं भी होंगे तो आप कर सकते हो। बाहर के बंदे एसेट्स, वही सेम पॉइंट लिख लो पिछले वाले। बाहर के बंदे, बस इतना फ़र्क है डोमेस्टिक कंट्री। बाहर के बंदे, जैसे मैंने कहा था कि वो मल्टीनेशनल बैंक आ गया, मैकडॉनल्ड्स आ गया, KFC आ गया, वो बाहर की कंपनी है, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, एसेट्स खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ किसी चैप्टर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंट्रीज़, बाहर की कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है। तो जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो बाहर से रुपये तो लेके आएगी नहीं, बाहर से डॉलर लेके आएगी, उसको रुपये में कन्वर्ट करेगी तो खर्चा करेगी, तो वो डॉलर आ गया। फिर हमने चौथा इसमें क्या पढ़ा था? एसेट्स आ गया था, टूरिज़्म आ गया था, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। हाँ, वही सेम पॉइंट्स लिख दो पिछले वाले, बस इतना फ़र्क है, पहले आउटसाइड इन फॉरेन कंट्रीज था, अब डोमेस्टिक कंट्री हो रहा। डोमेस्टिक कंट्री हो रहा है इंडिया में। बाहर का बंदा कोई इंडिया में गिफ्ट भेजता है, ट्रांसफ़र भेजता है, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, कुछ भी भेजता है, डॉलर में भेजेगा, उससे सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी। तो देखो सेम पॉइंट्स हैं। जब यहाँ से पैसा बाहर जाता है इंपोर्ट्स के लिए, टूरिज़्म के लिए, कुछ भी के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। जब बाहर से पैसा इधर आता है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, सिंपल सी बात। तो बुक में ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग हेडिंग्स डाल दी, अब सेम हेडिंग डाल दो और एक ये लिख दो वर्ड, बस ये चेंज कर दो कि डोमेस्टिक कंट्री, इन डोमेस्टिक कंट्री, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। वही आ गया पॉइंट स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब पैसा कमाना। पिछली बार पैसा कमाया था, डॉलर का रेट बढ़ा था, अब आप पैसा कमाओगे, डॉलर का रेट बढ़ेगा तभी तो कमाओगे। ठीक है। अब $1 इतने का है, थोड़े दिन बाद मैंने डॉलर ख़रीद लिए, वो 75 रुपये का हो गया, तो मैं रुपये के अंदर पैसा कमा लूँगा बैठे बैठे। मैंने लास्ट टाइम भी यही एग्जांपल दिया था, उसमें रुपये में पैसा कमाया था। अगर सस्ता हो जाएगा तो आप डॉलर के अंदर पैसा कमाओगे। तो जब बाहर के लोग आते हैं, जब वो देखते हैं यार कि इंडिया में रुपये की वैल्यू मतलब घट गई है, मतलब $1 के 70 रुपये मिल रहे थे मेरे को, अब $1 में 75 रुपये मिलेंगे, तो बाहर का जो बंदा है वो इंडिया में आएगा, रुपये 70 रुपये के बदले 75 रुपये ले लेगा $1 के बदले, तो उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए स्पेकुलेशन से आप पैसा कमा सकते हो बैठे बैठे। या मान लो आपने 70,000 रुपये दिए और आपने ले लिए $1000 आज की डेट में, ये आपके जा चुके हैं, ये आपके पास आ चुके हैं। ठीक है। अब जब भी मान लो आप डॉलर्स के उसमें खेलते हो, तो अब जब इसकी वैल्यू गिरेगी ना, मान लो 60,000 हो जाए, 40,000 हो, कुछ भी हो जाएगी, तो आपको डॉलर में फ़ायदा हो जाएगा। डॉलर में फ़ायदा कैसे हो जाएगा? आपके पास बैठे बैठे डॉलर क्या हो गया? महंगा हो गया, बैठे बैठे बढ़िया हो गया आपका।
तो किसी तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हो। जब आप डॉलर के रेट ऊपर नीचे करने से पैसे कमाते हो तो स्पेकुलेशन गेन्स होती हैं, उसकी वजह से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है मैंने अभी आपको बताया। अभी रेट 70,000 रुपये का था और मैंने इसको बदले $1,000 खरीदे हैं, ठीक है। जब ये रेट 75,000 रुपये का हो जाएगा, मेरे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं ये डॉलर वापस से बेच दूंगा, मैं ये डॉलर सेल कर दूंगा। सेल करूंगा ना, क्यों, मैं वापस से इधर आएगा यार, 70,000 रुपये खर्चे, $1,000 खरीदे। जब रेट बढ़ गया तो ये मैं सेल कर दूंगा, बेच दूंगा और वापस से रुपये ले लूँगा, मेरे को 5,000 का फ़ायदा हुआ। तो जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो ये क्या होगी, सप्लाई होगी ना, फॉरेन एक्सचेंज। तो जब लोग पैसा पे पैसा कमाते हैं, जब डॉलर से रुपीज़ में, रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा कमाते हैं, उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। तो ये सब रीजंस है जिससे सप्लाई आती है, जिससे डॉलर की सप्लाई आती है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आती है। बाबा कह रहा हूँ डॉलर वर्ड मत लिख देना, डॉलर और रुपीज़ सिर्फ एक एग्जांपल है। आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी लिखोगे, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब रीजंस ऑफ राइज इन सप्लाई, तो हमको पता है, हमने 11th के अंदर माइक्रो में पढ़ा था, सप्लाई का हमेशा ऐसा बनता है। उसमें था कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, जिनको याद होगा। प्राइस बढ़ने से एक डीलर को फ़ायदा हुआ, मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ कि यार मेरी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। और प्राइस घटने से मेरे को नुकसान है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो मैं सप्लाई गिरा दूंगा। उसमें था डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप, इसमें था डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यही 11th वाला माइक्रो कंसेप्ट चलेगा, दिस इज़ योर सप्लाई कर्व। लेकिन सिर्फ इतनी चीज़ बढ़ जाएगी, यहाँ पे P की जगह R हो जाएगा। क्यों, जब भी रेट बढ़ गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, $1.70 का था, अब $1.75 का हो गया, तो बाहर के लोग ज़्यादा इंडिया में नहीं आएंगे। क्यों, पहले आते थे यार, $1 के बदले 70 रुपये मिलते थे, 70 की शॉपिंग कर लेते थे। अब उसी $1 के बदले जो वहाँ से लेके आएंगे, उनके पास तो $1 पड़ा है ना, पहले 70 रुपये मिलते थे, 70 की शॉपिंग करते थे। अब 75 मिलेंगे तो 75 की शॉपिंग करेंगे, तो उनका फ़ायदा है, इसलिए बाहर से ज़्यादा लोग आएंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे, यहाँ सामान ज़्यादा खरीदेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, इंडिया के अंदर बढ़ेगा। ये डोमेस्टिक कंट्री की बात हो रही है। हमारे कंट्री में पैसा लेके आएंगे, मैकडॉनल्ड्स के डिपार्टमेंट खोलेंगे, आउटलेट खोलेंगे, अलग अलग कंपनीज़ के, इंडिया में गिफ्ट्स भेजेंगे, सस्ता हो गया इंडिया में गिफ्ट्स भेजना। अब पहले $1 के बदले जो यहाँ पे मेरे को, मान लो मेरा भाई बाहर आता है, मेरे को उसने $10 भेजे, तो मैं जब उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा, मेरे को 700 रुपये मिलने थे। अब उसने $10 भेजे, मेरे को 750 मिलेंगे, तो ट्रांसफ़र भी बढ़ेंगी, ठीक है। स्पेकुलेशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो रहा है बैठे बैठे। तो जब रेट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, और रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। अगर $1 जो है 62 रुपीज़ का हो जाए बैठे बैठे, अब वही फॉरेनर इंडिया में आता है घूमने के लिए, उसको $1 के बदले 70 रुपये मिलते हैं, 70 की शॉपिंग करता है, अब उसको $1 में 62 रुपये मिलेंगे, तो वो 62 रुपये, 62 रुपीज़ की शॉपिंग करेगा। उसका नुकसान है ना, उसको पहले 70 रुपये का सामान मिलता था, अब 62 का सामान मिलेगा, तो वो एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं। कहेगा जब रेट बढ़ेगा तो आएंगे। तो रेट घटने से सप्लाई भी घटती, जब वो आएगा ही नहीं तो वो इंडिया में घूमने ही नहीं आएगा, तो वो डॉलर भी लेके नहीं आएगा, तो डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बना लेना, बुक में ऑलरेडी बना है। जब रेट R1 था तो सप्लाई इतनी थी, यहाँ पे लिखना सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जब रेट आपका बढ़ गया तो सप्लाई कितनी होगी, इस रेट पे ये सप्लाई थी, इस रेट पे कितनी सप्लाई है चेक करते हैं, इतनी। यहाँ से देखो, यहाँ पे खुद बना के देखना है, यहाँ पे कुछ भी बना लो, ये मैंने बनाया, कोई सोच के नहीं बना रहा। इस रेट पे ये सप्लाई आई, तो इस रेट पे आप टक्कर मारो, ये सप्लाई आ गई। तो आप देखो जब रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी, दोनों बढ़ गए। अगर रेट मैं घटाता हूँ, फॉर इंस्टेंस R3 करता हूँ, ओह आगे चला गया यहाँ तक, तो रेट जब गिरा तो सप्लाई भी गिरी। तो आप इसके दो अलग अलग कर्व्स भी बना सकते हो और इसको कर सकते हो। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा टॉपिक ख़त्म है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ लास्ट टॉपिक, 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। 5 मिनट का टाइम दूंगा इसको, फिर मैं इसको समझा के वीडियो ख़त्म करता हूँ।